हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम करेंगे 17 जनवरी 2022 को पूछे गए क्वेश्चन को। यानी कि आज की क्लास में हम करेंगे सीडीपी के पीवाई क्यूज को। ये ऐसे प्रश्न हैं जो कि एग्जाम में आपको बार बार देखने को मिलेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। क्या पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि बालकों के व्यक्तिगत विकास, बालक मतलब बच्चा, उसका व्यक्तिगत विकास मतलब किसी का भी पर्सनल डेवलपमेंट जो होता है, क्या होता है के लिए कुछ हद तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। किसी भी बालक का जो व्यक्तिगत विकास है कि कौन कितना विकास कर रहा है, कुछ हद तक उसका पूर्वानुमान मतलब पूर्व अनुमान लगाया जा सकता है। परंतु सभी बच्चों के लिए विकास की दर अलग अलग होती है। विकास की दर क्या है? सभी बच्चों के लिए विकास का दर अलग अलग होता है। ऑप्शन सी इज बिल्कुल राइट। ऑप्शन ए को देखिए, के लिए विकासात्मक परिमाणों को उद्धृत करके सटीकता, जहां पे वर्ड दिखे आपको सटीकता, आप क्या करेंगे, उसको छोड़ करके आगे बढ़ जाइएगा। उस ऑप्शन को कभी भी टिक मत कीजिएगा। ये क्या है? नेगेटिव कीवर्ड्स है। जिस भी ऑप्शन में दिखे सटीकता आप छोड़ दीजिए इसको। के लिए पूर्वानुमान, बी ऑप्शन को देखिए, के लिए पूर्वानुमान बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता है। भाई पूर्वानुमान कुछ हद तक लगा सकते हैं। अव्यवस्थित व असतत होता है, नहीं, व्यवस्थित व सतत होता है। तो ऑप्शन डी भी गलत। तो ऑप्शन सी क्या हो गया? बिल्कुल राइट है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विकास एक सतत प्रक्रिया है। विकास क्या है? डेवलपमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए को देखिए, विकास क्रमबद्ध नहीं होता है, विकास क्रमबद्ध होता है। तो ऑप्शन ए रॉन्ग। विकास अव्यवस्थित नहीं, विकास क्या है? व्यवस्थित प्रक्रिया है। विकासात्मक प्रतिमान सांस्कृतिक परिवेश से प्रभावित नहीं होती है, बिल्कुल होती है। सांस्कृतिक परिवेश से प्रभावित होती है, ये वाला नहीं होती है। तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग। तो आंसर क्या हो जाएगा सही? आंसर सी क्या हो जाएगा? राइट। विकास एक सतत प्रक्रिया है। ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि देखिए क्या कहा है हमसे कि बच्चे अपने समाज के बारे में ज्ञान, रहने का कौशल, मूल्य, रीतियाँ किससे सीखते हैं? बच्चे कहाँ से सीखेंगे? आस पड़ोस से सीखेंगे, अपने धर्म से सीखेंगे, अपने स्कूल से सीखेंगे, समकक्ष समूह से सीखेंगे। तो चारों जगह से बच्चे क्या कर सकते हैं? अपने ज्ञान, रहने के कौशल, मूल्य और रीति को सीख सकते हैं। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। जीन पियाजे के सिद्धांतों के अनुसार अनुकूल किन दो मूल प्रक्रियाओं को समाहित करता है? जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अनुकूलन जो है किन दो प्रक्रियाओं को समाहित करती है? पहला देखिए, समायोजन और समावेशन, ये दो प्रक्रिया है जिसको कि जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अनुकूलन के अंदर क्या आ जाता है? समायोजन व समावेशन। ऑप्शन ए इज राइट। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस स्तर पर बच्चे लंबाई व भार जैसे गुणात्मक आधारों पर वस्तुओं को व्यवस्थित कर पाते हैं, परंतु अमूर्त संरचनाओं की संक्रियात्मकता में कठिनाई महसूस करते हैं? ये कौन सा स्तर है? ये मूर्त संक्रियात्मक स्तर है। मूर्त संक्रियात्मक स्तर में क्या होता है? बच्चे क्या कर पाते हैं कि संज्ञानात्मक विकास के स्तर पर बच्चे लंबाई व भार जैसे गुणात्मक आधार पर वस्तुओं को व्यवस्थित कर पाते हैं, परंतु अमूर्त संरचनाओं की संक्रियात्मकता में कठिनाई महसूस करते हैं। ऑप्शन सी। ऐसा कब होता है? मूर्त संक्रियात्मक स्तर पर होता है। लेब वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार व्यक्तिगत वाक मतलब जो वो पर्सनली कोई बोलता है, बच्चे को अपनी सोच विनियमित करने में मदद करता है। बच्चे क्या कर सकते हैं? व्यक्तिगत वाक्य के सहायता से अपने सोच को क्या कर सकते हैं? विनियमित कर सकते हैं, मतलब एक दूसरे को बता सकते हैं, विनिमय कर सकते हैं। ऑप्शन ए इज राइट। लेब वाइगोस्की के अनुसार शिक्षक बच्चों के अधिगम में किस प्रकार मदद कर सकते हैं? लेब वाइगोस्की जो थे उसके अनुसार शिक्षक बच्चों के लर्निंग में किस प्रकार मदद कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? मदद की मात्रा व स्वरूप में बदलाव करके। हो सकता है कि जो मदद कर रहे हैं उसका मात्रा बढ़ा दे, उसका मात्रा घटा दे, उसका स्वरूप में बदलाव कर दे। डायरेक्ट मदद नहीं करके क्या करे? इनडायरेक्ट उसकी मदद करे। तो ऑप्शन सी इज राइट। पूजा अपनी दोस्त को कहती है कि हमें कक्षा के नियमों का पालन करना चाहिए।
वरना शिक्षिका हमें बाहर खेलने की अनुमति नहीं देगी। पूजा है जो अपने दोस्त के साथ खेल रही है, वो क्या कर रही है अपने मित्र से, क्योंकि कक्षा के नियमों का पालन करना चाहिए वरना शिक्षिका हमें बाहर खेलने की अनुमति नहीं देगी। पूजा लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में है? देखिए, जब कोई भी बच्चा आज्ञा पालन तब करता है जब ये सोचता है कि उसको दंड नहीं मिलेगा, तो उसको क्या कहते हैं, आज्ञा पालन एवं दंड अभिविन्यास बोलते हैं। इसमें क्या होता है ना, आज्ञा पालन दंड अभिविन्यास में क्या होता है कि बच्चे ये सोचते हैं कि अगर हम पालन नहीं करेंगे तो हमको दंड मिलेगा। हावर्ड गार्टनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? हावर्ड गार्टनर का कहना क्या था कि बुद्धिमत्ता क्या है, एक अस्थिर, ये क्या कहा, नहीं पूछा हमसे, तो बुद्धिमत्ता एक अस्थिर तथा अस्थायी विशेषता है। ये क्या, ये गलत बात है। हावर्ड गार्डनर ने क्या कहा था कि अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला कथन जो है, बुद्धिमत्ता एक अस्थिर तथा अस्थायी विशेषता है, ये क्या है, हावर्ड गार्डनर के अनुसार बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन ए इज राइट। एक बाल केंद्रित शिक्षा में, बाल केंद्रित शिक्षा में कैसी होनी चाहिए, शिक्षिका की कोई भूमिका नहीं, ये क्या होगा, बिल्कुल गलत। शिक्षिका की सक्रिय भूमिका होती है तथा विद्यार्थी निष्क्रिय होते हैं, कोई फायदा नहीं। अरे बाल केंद्रित शिक्षा है, उसमें क्या होना चाहिए, दोनों सक्रिय होना चाहिए। क्या होना चाहिए, दोनों सक्रिय। ऑप्शन डी देखिए, शिक्षिका व विद्यार्थी दोनों ही सक्रिय भूमिका में होती है बाल केंद्रित में, ये क्या होगा, बिल्कुल पॉजिटिव है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कक्षाओं में कथन एवं तर्क सुनिए। कक्षाओं में लड़के गणित व विज्ञान में लड़कियों से कहीं बेहतर प्रदर्शन करने की क्षमता रखते हैं, ये बात बिल्कुल घटिया बात हो गया। ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है, ऐसा कहीं होता नहीं है। तर्क क्या दे रहा है कि लड़कों में लड़कियों की अपेक्षा गणितीय तर्क व वैज्ञानिक क्षमताएं सहज रूप से मौजूद होती है। ऐसा कुछ नहीं भाई, सबको सीखना पड़ता है, सबको पढ़ना पड़ता है। यानी असर्शन और रीजन क्या है, दोनों गलत है। तो कहाँ पे ऐसा दिया गया, असर्शन रीजन दोनों गलत है, असर्शन ए एंड आर दोनों गलत है, तो आंसर डी हो जाएगा। सब बराबर है, सबको भगवान ने उतना ही क्षमता दे रखा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की किस पर जोर देती है? 2020 जो है किस पर जोर देती है? ये कहती है कि पाठचर्या जो है ना उसको लचीलापन बनाओ, उसको क्या करो, उसमें लचीलापन लाओ। पाठचर्या को का लचीलापन लाना किस पे निहित है? ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पे का क्या कहना है कि पाठचर्या लचीलापन होना चाहिए। ऑप्शन ए इज राइट। मूल्यांकन का केंद्र क्या होना चाहिए? देखिए, मूल्यांकन का केंद्र क्या होना चाहिए, अधिगमकर्ता क्या और कैसे सीख रहा है इसका वर्णन करना। जब हम कभी भी मूल्यांकन कर रहे हैं तो उसका केंद्र हमको ये होना चाहिए कि जो भी अधिगमकर्ता है, जो भी स्टूडेंट है, वो क्या और कैसे सीख रहा है इसका वर्णन करना, ये मूल्यांकन का केंद्र होना चाहिए। अधिगमकर्ताओं क्या नहीं कर सकता इसका चित्रण करना नहीं, वो क्या नहीं कर सकता वो हमको नहीं देखना है, हमको ये देखना है कि अधिगमकर्ता क्या और कैसे सीख रहा है इसका वर्णन करना। ऑप्शन डी इज राइट। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक सामाजिक संरचनावादी कक्षा कक्ष, सामाजिक मतलब जो समाज से जुड़ा हो, रचनावादी मतलब कंस्ट्रक्टिव कक्षा कक्ष, जिसमें बच्चों की व्यक्तिगत जरूरत का ध्यान रखा जाता है की व्याख्या करता है? बताइए, इनमें से कौन सा विकल्प जो है चारों में से, जो सामाजिक संरचनावादी कक्षा कक्ष जिसमें बच्चों की व्यक्तिगत जरूरतों का ध्यान रखा जाता है, तो ऑप्शन डी देखिए, ऑप्शन डी को ध्यान से पढ़िए। क्या कह रहा है ऑप्शन डी, बच्चों का आपस में चर्चा करते हुए समूह में कार्य करना। जब हम चर्चा करेंगे तो बेस्ट आउटपुट निकलेगा, और उसके बाद जब हम समूह में कार्य करेंगे और भी बेहतरीन होगा। ऑप्शन डी इज राइट। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न कक्षा में समालोचनात्मक मतलब क्रिटिकल सोच को बढ़ावा देने का सही उदाहरण है? देखिए, जब भी आपसे एक सवाल तो इस तरह का पूछा ही जाएगा कंसेप्चुअल कि समालोचनात्मक क्रिटिकल सोच, क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देने वाला सवाल कौन है। ये देखिए 325 और 886 को जमा करो, जोड़ो, ये सब कोई क्रिटिकल या समालोचनात्मक सोच वाली बात नहीं है। लेकिन ऑप्शन डी को जब आप देखेंगे, देखिए क्या कह रहा है कि अपने शहर में प्रदूषण के विभिन्न कारणों का विश्लेषण कीजिए। मतलब आपके शहर में प्रदूषण क्यों हो रहा है उसके कारणों को विश्लेषण कीजिए और प्रदूषण करने के विभिन्न उपाय सोचिए। यहाँ पे गलत है, प्रदूषण को रोकने का, ठीक है, प्रदूषण रोकने के विभिन्न उपाय सोचिए, तो करने की जगह क्या हो जाएगा, रोकने का विभिन्न उपाय सोचिए। तो ऑप्शन डी क्या हो गया, बिल्कुल राइट। ये इससे क्या हो रहा है कि क्रिएटिविटी दिख रहा है, ठीक है, इसे सोचने पे मजबूर कर रहा है, ये ऐसा प्रश्न है। निम्न में से कौन सा विद्यालयों में समावेशन की संस्कृति को दर्शाता है?
निम्न में से कौन सा विद्यालयों में समावेशन की संस्कृति को दर्शाता है? विद्यार्थी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए विभेदीय आकलन को बढ़ावा दिया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्यों, समझिए। कारण कि कौन सा विद्यालय में समावेशन की संस्कृति, समावेशन मतलब सबको लेकर के चलना, समावेशन करना की संस्कृति को दर्शाता है। तो विद्यार्थियों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए विभेदीय आकलन को बढ़ावा दिया जाता है। ऑप्शन ए। सांस्कृतिक रूप से विविध विद्यार्थियों वाली कक्षा में, विविध विद्यार्थियों वाली कक्षा मतलब जहाँ हर तरह के बच्चे रहते हो, हर जाति के, हर मजहब के, हर एक, छोटा, गरीब, अमीर, लंबा। तो सांस्कृतिक रूप से विविध विद्यार्थी वाली कक्षा में एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? अगर आप शिक्षक हैं और आपकी क्लास में क्या है कि बहुत तरह के विद्यार्थी हैं, बहुत अलग अलग टाइप के विद्यार्थी हैं, तो आप क्या करेंगे? आप किससे बचेंगे? तो प्रभावी संस्कृति के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम और शिक्षण शैली विकसित करेंगे हम। ठीक है, तो प्रभावी संस्कृति के लिए उपयुक्त जो है पाठ्यक्रम और शिक्षण शैली विकसित करना से हम क्या करेंगे? बचने की कोशिश हम करेंगे। ऑप्शन बी इज राइट। निम्नलिखित में से किससे विद्यार्थी की अक्षरों और शब्दों को पढ़ने, उनकी व्याख्या करने और उन्हें समझने की क्षमता सीधे प्रभावित होती है? देखिए, बता रहा है कि किससे विद्यार्थी की अक्षरों और शब्दों को पढ़ने, उनकी व्याख्या करने तथा उन्हें समझने की क्षमता सीधे प्रभावित करती है। तो वाचन वैकल्प। कैसा? वाचन वैकल्प से क्या होता है? ये सब चीज़ों का डायरेक्ट पता चल जाता है। ऑप्शन सी इज राइट। ये क्वेश्चन देखिए काफ़ी सेंसिटिव है क्योंकि ये रियल लाइफ से जुड़ा हुआ है। गतिक दिव्यांगता, गतिक दिव्यांगता जो होता है, मतलब जो दिव्यांग लोग होते हैं वाले विद्यार्थियों का सफल समावेशन, कैसे उस बच्चे का भी समावेशन किया जाए, वो भी सफलतापूर्वक सुनिश्चित करने के लिए निम्न में से किससे बचना महत्वपूर्ण है? देखिए, अगर आपके विद्यालय में दिव्यांग बच्चे भी पढ़ते हैं तो आपको किससे बचना चाहिए? ऊपरी मंजिल पर कक्षाओं को नहीं बनाना चाहिए, पुस्तकालय को नहीं बनाना चाहिए और प्रयोगशालाओं को भी नहीं बनना चाहिए। कहने का मतलब है कि ऊपरी मंजिलों पर कक्षाओं, पुस्तकालय और प्रयोगशालाओं का आवंटन करना से हमें क्या होना चाहिए? बचना चाहिए। ऑप्शन ए इज राइट। निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मक विद्यार्थी को पहचान संबंधित विशेषता नहीं है? देखिए, जो भी सृजनात्मक विद्यार्थी होते हैं ना, वो कैसे होते हैं? अभिसारी सोच के नहीं होते हैं। यहाँ पूछा नहीं, तो अभिसारी सोच के नहीं होते हैं। वो कैसे होते हैं? नवाचारी होते हैं। वो अपसारी सोच के होते हैं। जिज्ञासा की प्रबल भावना उनमें होती है। उच्च क्रम समस्या समाधान वो करते हैं। ये सब एक क्या हो गया? सृजनात्मक विद्यार्थी का कौशल हो गया, उसका लक्षण हो गया क्या? कि वो नवाचारी प्रयोग करेंगे, वो उनके अंदर जिज्ञासा की प्रबल ज़्यादा रहेगी, उच्च क्रम समस्या समाधान करेंगे, मतलब बड़े लेवल के सवाल बनाएंगे। उनकी सोच कैसी होगी? अपसारी सोच होगी, ना कि अभिसारी। तो ऑप्शन बी इज राइट। किसी विशेष विषय वस्तु को लंबे समय तक स्मरण रखने को, किसी भी विषय वस्तु को अगर लंबे समय तक हम क्या करना चाहते हैं? स्मरण में रखना चाहते हैं, को सुसाध्य करने हेतु एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किस रणनीति से बचना चाहिए? शिक्षक को किससे बचना चाहिए? असंबद्ध शब्द प्रस्तुत करना। जिस शब्द का कोई संबंध ही नहीं है, तो वैसे शब्द का प्रस्तुत करने अगर हम करते हैं तो चीज़ें क्या होगी? हमें याद नहीं रहेगी, हमारा स्मरण सुसाध्य नहीं होगा। तो हमें किससे बचना चाहिए पूछा है हमको? तो असंबद्ध शब्द प्रस्तुत करना से हमको बचना चाहिए। ऑप्शन सी इज राइट। जब सीखी जाने वाली सामग्री डैश हो तो विद्यार्थी बेहतर सीखते हैं। इसके लिए मैं हर बार बताता हूँ। जैसे देखिए कि मौजूदा ज्ञान से जुड़ी होना चाहिए। सीखी जाने वाली सामग्री कैसा होना चाहिए? मौजूदा ज्ञान से जुड़ी होनी चाहिए, तो विद्यार्थी बेहतर सीखते हैं। कैसे? जैसे देखिए कि हम अगर पेड़ के बारे में सिखा रहे हैं और बच्चों को पता है कि गांव का गाछ, तो बच्चों को जब कहेंगे जो गाछ तुम जानते हो इसी को हम पेड़ बोलते हैं, तो बच्चा तुरंत समझ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा? मौजूदा ज्ञान उसके पास क्या था? गाछ का, और उससे हम जोड़ के क्या बता दिए? उसको हम पेड़ बता दिए, वृक्ष बता दिए, तो ये वो आसानी से समझ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कारक शैक्षणिक उपलब्धियों में, जैसे कि कौन सा कारक शैक्षणिक उपलब्धि मतलब जो शिक्षा लेते हैं उसमें उपलब्धि प्राप्त करने में विद्यार्थी की विफलता में योगदान देता है? आखिर बहुत पढ़ने के बाद भी विद्यार्थी विफल क्यों हो जाता है? वो इसलिए होता है क्योंकि वो गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम को पढ़ता है। मतलब जो उसके सिलेबस में है, जो उसके प्रासंगिक है, उसको ना पढ़ के बेफुजूल की चीज़ें पढ़ता है, जिसके लिए क्या होता है? वो तैयारी करते रह जाता है और उसका सिलेक्शन नहीं होता है। तो ऑप्शन बी। क्या है? राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 के अनुसार क्या है? राष्ट्रीय
पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 के अनुसार बच्चे ज्ञान के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। ऑप्शन डी इज बिल्कुल राइट। ऑप्शन सी पढ़िए, बच्चे रटने, ये रटने वाले बात बेकार होते हैं, काट दीजिए। बच्चों में अधिगम को विनियमित करने की क्षमता नहीं होती, बिल्कुल होती है भाई, बच्चों में होती है, किसमें होती है, आप में होती है। बच्चे शिक्षक द्वारा दी गई सामग्री के निष्क्रिय प्राप्त करता है, नहीं, एक्टिव सक्रिय प्राप्त करता है। ऑप्शन डी इज राइट। एक संप्रत्यय को पढ़ाने के लिए, किसी कंसेप्ट को पढ़ाने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किसके प्रयोग से बचना चाहिए। शिक्षक हैं अगर आप और किसी संप्रत्यय, किसी कंसेप्ट को आप पढ़ा रहे हैं तो आपको क्या, किस चीज़ से बचना चाहिए, उस संप्रत्यय के लिए असतत उदाहरण से बचना चाहिए। असतत उदाहरण नहीं देना चाहिए, आपको सतत उदाहरण देना चाहिए। तो ऑप्शन बी इज राइट। स्वयं के ज्ञाता होने का ज्ञान या जागरूकता क्या दर्शाती है। जब हम स्वयं को समझने लगते हैं कि स्वयं के बारे में कि ज्ञाता हैं या हमें ज्ञान हो रही है, या उसकी जागरूकता का क्या दर्शाती है, अधिसंज्ञान, मेटाकॉग्निशन को दर्शाती है। ऑप्शन ए, मतलब सोचने के बारे में सोचना कि हमें क्या सोचना है, ये क्या हो जाएगा, अधिसंज्ञान, मेटाकॉग्निशन। कठिनाई की पहचान, लक्ष्य निर्धारण, संभावित समाधान और परिणामों की खोज, तदनुसार कार्य करना और परिणामों का मूल्यांकन करना निम्न में से किस प्रक्रिया में शामिल महत्वपूर्ण चरण है। ये कौन से चरण हो सकते हैं, समस्या समाधान। ऑप्शन सी, क्योंकि इसमें देखिए कह रहा है कठिनाई की पहचान, तो समस्या, उसका समाधान भी, लक्ष्य निर्धारण करते हैं उसको भी, उसका भी समाधान करते हैं, उसका भी क्या करते हैं, समस्या हमारे लिए होती है। संभावित समाधान और परिणामों की खोज, तदनुसार कार्य करना और परिणामों का मूल्यांकन करना, मतलब ये सब जो प्रॉब्लम है, संभावित समाधान, परिणामों की खोज, तदनुसार मतलब उसके अनुसार कार्य करना और परिणामों का मूल्यांकन करना, किस प्रक्रिया के अनुसार आ जाएगा, शामिल होगा, समस्या समाधान। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में भ्रांतियों की खोज, शिक्षण जब पढ़ रहे होते हैं उस दौरान भ्रांतियों की खोज और चर्चा करना सार्थक है, बिल्कुल सही बात है कि क्या भ्रांति है उसकी चर्चा करना क्या है, पढ़ने के दौरान बहुत जरूरी है। ये क्या हो गया, अभिकथन हो गया, असर्शन हो गया। इसका तर्क देखिए, यह विद्यार्थियों को उन भ्रांतियों के बारे में सोचने का अवसर देता है, बिल्कुल सही बात है। अगर हमें कहीं कन्फ्यूजन होता है, कहीं डाउट है, तो ये भ्रांतियों को इस बारे में सोचने का अवसर देता है हमें, और गहन जांच का नेतृत्व करने में सहायक होता है। और क्या करता है कि गहन जांच का नेतृत्व करने में भी सहायक होता है। तो रीजन भी क्या है, बिल्कुल सही है। और रीजन जो है असर्शन को क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं रिलेटेड है, उसको एक्सप्लेन करता है। तो क्या हो जाएगा, ए एंड आर दोनों सही है, और रीजन असर्शन की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए इज राइट। डैश विद्यार्थियों को बोरियत महसूस होने की संभावना है। डैश की जगह क्या हो सकता है, देखिए, गतिविधि को महत्व ना दिए जाने पर विद्यार्थियों को बोरियत महसूस होने की संभावना है। अगर हम बच्चे को गतिविधि करवा करके पढ़ाएंगे तो क्या होगा, वो बोर नहीं होगा। अगर गतिविधि को महत्व नहीं देते हैं तो बच्चे क्या हो जाएंगे, बोरियत फील करने लग जाएंगे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इज राइट। और ये आज का लास्ट सवाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल देखिए, क्योंकि आप शिक्षक बनने जा रहे हैं। क्या करा कि निम्नलिखित में से कौन सा तरीका प्रतिपुष्टि को प्रेरक के रूप में उपयोग करने का अनुचित तरीका है। अगर मान लीजिए आप किसी के बारे में, किसी स्टूडेंट के बारे में प्रतिपुष्टि दे रहे हैं, तो प्रतिपुष्टि को प्रेरक के रूप में उपयोग करने में अनुचित तरीका है विद्यार्थियों की क्षमता पर केंद्रित प्रतिपुष्टि देना। ये क्या है, बिल्कुल अनुचित तरीका है। हमें कभी भी किसी की क्षमता पर केंद्रित प्रतिपुष्टि नहीं देना चाहिए। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। दोस्तों, आपको अगर इसका क्या कहते हैं पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल सर्च कर सकते हैं, क्या CTET, या डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, आप वहां से इसके पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे साथ बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।